हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज है 25 और 26 फरवरी 2022 का डिस्कशन। और आज हमारा डिस्कशन होगा बहुत ही बेहतरीन जो पिक है उससे। ये देखिए, जर्मनी का एक शहर है, कैसे पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है और ऐसे ये पूरा इस पे ग्राउंड व्राउंड और घर, इतना गजब का शहर है। इसके इस साइड साइड भी पहाड़ी और इस साइड भी, और ये देखिए नीचे भी शहर बसा हुआ है। और कितनी ग्रीन, कितनी मस्त व्यू होगा अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे। तो बड़ा ही गजब की सिटी है। इसका मैं नाम भूल गया, एम से नाम है इसका। मैंने फोटो इसलिए डाला क्योंकि मूड अच्छा हो जाए सुबह सुबह। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या हुआ है कि वर्ल्ड को शॉक कर दिया है रसिया ने। कैसे शॉक कर दिया है? क्योंकि ये उसने जो शॉकिंग न्यूज़ दी है उसका रीज़न ये है कि उसने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन जो कि उसका पड़ोसी देश है, और उसी में से निकला है जब 1991 में विभाजन हुआ था यूएसएसआर का, और इसमें से 14 देश निकले थे, उनमें से एक यूक्रेन भी था। इसी यूक्रेन को लेकर नाटो में ऐड करना चाहता था यूएसए यूक्रेन को, और इसी चक्कर में झगड़ा था रूस का और यूएसए का। आखिरकार रसिया ने अटैक कर ही दिया था। यूएसए को लग रहा था, पूरे वर्ल्ड को लग रहा था नहीं करेगा, पर उसने अटैक कर दिया यूक्रेन पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें 8 जो नागरिक हैं वो भी मारे गए। रसिया ने 2 लाख ट्रूप्स लगा दिए यूक्रेन के बॉर्डर पर। ये देखिए, पूरी तरह से इसने अच्छे से अटैक किया है इन इन एरिया पे। ओडेसा में, खेरसोन में, मेरीपुल में, खारकिव में, जो इसका ईस्टर्न साइड का क्षेत्र है वहाँ पर इसने अटैक कर दिया। और यहाँ पर बहुत से भारतीय भी फंसे हुए हैं। 20,000 के करीब भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट के रूप में, ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट गए हुए हैं। उनको निकालने के लिए भारतीय सरकार लगातार पुतिन से बातचीत कर रही है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं रसिया के। और मैं ये भी बता दूँ, रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं इंडिया के, लेकिन यूक्रेन के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हैं। तो इस करके थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रशिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो लुहानस्क और डोनेटस्क में रहते हैं, जो कि यूक्रेन का हिस्सा है। जब रशिया से यूक्रेन निकला 1991 में, तो क्या हुआ, रशिया के यूक्रेन के 2 शहर लुहानस्क और डोनेटस्क, इन दोनों में जो रशियन बोलने वाले लोग थे वो इन दोनों शहरों में बसे हुए हैं तब से। और ये रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये रसिया को बार बार कह रहे हैं कि आप यूक्रेन को रसिया में मिलाइए। इसी अंदरूनी सपोर्ट के कारण, इन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण रसिया की हिम्मत पड़ी यूक्रेन पर अटैक करने की, ये बोलकर कि यूक्रेन इनका शोषण कर रहा है। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं पर पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है यूक्रेन और रसिया में, और जो कि रशियन समर्थित लोग हैं। तो वो है लुहानस्क क्षेत्र और डोनेटस्क क्षेत्र। आपने इसको याद रखना है। यहाँ पर सेपरेटिस्ट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, किसको लेकर, रसिया के समर्थन को लेकर। ठीक है। और नाटो ने भी क्या किया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, और उसने ट्रूप भेजने शुरू कर दिए ईस्टर्न यूरोप के थ्रू यूक्रेन में। उसने रोमानिया से ट्रूप भेजने शुरू कर दिए, जर्मनी से 1,000 से ज़्यादा ट्रूप भेज दिए हैं। 350 यहाँ से भेजे गए हैं, पोलैंड से भेजे गए हैं 4500। और यहाँ पे लिथुआनिया और इससे बेलारूस से 1200 नाटो के जो ट्रूप्स हैं वो भेजे गए हैं यूक्रेन की हेल्प के लिए। सॉरी। देखिए, यूक्रेन को ये था कि जो यूएसए उसका पूरी हेल्प करेगा, लेकिन जितनी शोर के साथ वो मचा रहा था हड़कंप की, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ भी यूएसए नहीं किया। और रसिया ने अपना काम कर दिया है। यानी रसिया अभी तक आगे चल रहा है, और यूएसए जो है वो अभी तक प्रेशर में है। और गिव पीस ए चांस, यानी जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के जो आपको पता है महासचिव हैं वो हैं एंटीनियो गुटेरेस। ये नाम भी याद रखना, ये नाम भी छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। एंटीनियो गुटेरेस है जो, उन्होंने कहा है कि आप शांति बनाकर रखिए। रसिया को बोला है कि यह शांति में कुछ नहीं रखा है, और यूएन की यही औकात है, ये बोलता रह जाता है, जिसने जो करना होता है कर जाता है। तो लेकिन ये नाम याद रखना, इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटीनियो गुटेरेस। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ जो जुड़ी हुई है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। बहुत ही लेवल की न्यूज़ और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेज हैं। आसाम में श्री रामनाथ कोविंद को बुलाया गया 25 से 27 फरवरी, और इसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं 25 और 26 फरवरी के लेक्चर का। जो है 25 से 27 फरवरी इनको आसाम में क्यों बुलाया गया है? क्योंकि आसाम के एक बहुत ही महान योद्धा थे, लचित बारफुकन, मैंने नाम भी डाला है। ये लचित बारफुकन क्या है कि आसाम के लिए लड़े थे। जब मुगल आर्मी ने आसाम के ऊपर अटैक किया था, तो आसाम की आज़ादी के लिए लचित बारफुकन लड़े थे, और इनके जिंदा रहते
जो मुगल आर्मी थी वो आसाम में एंट्री नहीं कर पाई थी, और उस समय आसाम में अहोम राज्य होता था, ये भी आपने याद रखना है। तो इनकी जो 400वीं वर्षगांठ है इस लड़ाई की, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, बधाई देने के लिए आसाम वासियों को वहां पर जा रहे हैं रामनाथ कोविंद, याद रखना है। 25 से 27 फरवरी, देखो मैंने डाल भी दिया पिक्चर में, इसलिए डालता हूँ, जो आपने पिक्चर से एक बार पढ़ लिया वो कभी भूलोगे नहीं। साथ में ये आपके नोट्स के लिए, 25 से 27 फरवरी रामनाथ कोविंद को असम में बुलाया गया है। उनको लचित बरफुकन, जिन्हें सराय घाटी की लड़ाई, इस लड़ाई में मुगलों को उन्होंने बहादुरी से पीछे हटा दिया था, और उसकी 400वीं वर्षगांठ है इस लड़ाई की, और इस पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है असम के लोगों को, उनकी बहादुरी के किस्से बताने के लिए। असम का पुराना नाम कामरूप है, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। असम का पुराना नाम आ जाए तो कामरूप है, या कामरूप किसका नाम है तो असम का पुराना नाम है। और इसकी राजधानी दिसपुर है, जो यहाँ का फेमस शहर वो गुवाहाटी है, लेकिन गुवाहाटी याद रखना असम की राजधानी नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर, आपको कंफ्यूज कर सकता है। और यहाँ पर अहोम राज्य होता था, अहोम राज्य जिस समय पे ये लड़ाई हुई थी सराय घाटी की लक्षित मरफुकम के समय में। और ये जो था असम के राज्यपाल जो हैं अभी जगदीश मुखी हैं, राज्यपाल का नाम भी पूछ लेते हैं, और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये एक फंड बनाया था, किसके लिए? कोरोना के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, जिसका नाम है पीएम केयर्स फॉर फंड फॉर चिल्ड्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बच्चों के लिए, एक कोरोना से जुड़ी हुई है, और एक इसको अपडेट किया गया है। जो ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड है, ये उन बच्चों को जो जिनके माँ बाप कोरोना के दौरान मर गए थे या उनसे बिछुड़ गए थे और दोबारा मिले नहीं, उन अनाथ बच्चों के लिए फ़ायदे के लिए चलाई गई है। और ये मंत्रालय याद रखना बाल एवं महिला विकास मंत्रालय द्वारा द्वारा चलाई गई है। और बाल स्वराज एक फंड बनाया गया है। इस फंड के तहत 23 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए खर्चा दिया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए, और लड़कियां होगी तो उनकी शादी के लिए। याद रखना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड है जो, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। उन देखो मैंने पिक्चर भी डाली ताकि आपको याद रहे। टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स आर लीगल गार्डियन आर अडोप्टिव पेरेंट्स आर पेरेंट्स टू कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जिसके पेरेंट्स गुजर गए हैं, जिनके भरोसे बच्चे थे और वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, चाहे वो उनके रियल पेरेंट्स थे या उनको गोद लिया हुआ था या लीगल गार्डियन थे, ऐसा कोई भी गुजर गया है तो उन बच्चों के लिए 5 लाख का बीमा किया जाएगा, और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे 23 साल पूरे होने पर उनकी एजुकेशन के लिए, और साथ में उनकी शादी के लिए। ठीक है, तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड की। संधारणीय विकास सम्मेलन, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बोलते हैं, यह भारत में हैदराबाद में आयोजित की गई। एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यही है कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये इंडिया में हैदराबाद में आयोजित की गई। शहर का नाम भी पूछ लेंगे। यह जो की गई है आयोजित, इसका आयोजन किया गया द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो मैंने नाम भी डाला है टेरी, ये देखो टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इसकी शुरुआत हुई है। 1987 में इसके द्वारा एक टाइटल दिया गया था जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में पूरी पृथ्वी को संधारणीय विकास, यानी ऐसा विकास कि जो कि संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ जाएं और हमारा भी विकास कर जाएं, इसके लिए ये समिट की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, याद रखना है। और भारत का जो विश्व में 2.4% क्षेत्र है पूरे वर्ल्ड में, और विश्व के जो पेड़ और पशु जनजाति हैं, जाति हैं, उनकी 8.5% जनसंख्या पाई जाती है इंडिया में। तो हम बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, मतलब अगर आप देखोगे पेड़ पौधों की के नज़रिए से, या जो जीव जंतु उनके नज़रिए से, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इन जो पेड़ों को बचाने के लिए और पशु जातियों को बचाने के लिए। ये आंकड़े याद रखना, विश्व की 8.5% पेड़ और पशु जातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का, और 17% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है पूरे वर्ल्ड की। इसमें भूमि का निम्नीकरण से संबंधित मुद्दा भी उठाया गया। भारत में क्या है कि भूमि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जो उसकी उपजाऊपन शक्ति है वो कम हो रही है। ये भी उठाया गया कि मुद्दा कि हाँ इसको भी बचाया जाए, भूमि को, लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जाए। और भूमि का जो निम्नीकरण है ये
मुद्दा सबसे पहले बोन चैलेंज जर्मनी से जुड़ा हुआ है। अगर ये आ जाए बोन चैलेंज किससे जुड़ा हुआ है, तो बोन चैलेंज जुड़ा हुआ है वो भूमि के सुधार से जुड़ा हुआ है, यानी भूमि का सुधार किया जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको कम किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है और भारत भी इसका हिस्सा है। ये 17 गोल हैं और ये 2015 से लेकर 2030 तक इन पर काम किया जाना है। इनमें से ये 17 के 17 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ अगली न्यूज़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि ये जन आरोग्य योजना में क्या है कि इसमें डाटा की कमी पड़ गई है, और जो ये जन आरोग्य योजना में जो डाटा लिया जाएगा अब, यानी जो आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसके लिए डाटा राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम, इस भोजन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता है, और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना जो हुई थी उसको बेस बनाकर इस योजना के लिए डाटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी सामाजिक आर्थिक जाति आधारित आंकड़े लिए जाएंगे, राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम से आंकड़े उठाए जाएंगे, और पीएम जन आरोग्य योजना को कंप्लीट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, जिसमें कि डाटा की कमी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है, ये भी आपने याद रखना है। इसमें 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, और ये जो 10 करोड़ परिवार है इनकी पहचान, यानी कि जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हीं को मिले, इसीलिए ये डाटा उठाया जाएगा इन दोनों स्कीम से। और ये इतनी बड़ी स्कीम है, 10 करोड़ परिवार हैं, यानी एक परिवार में 5 सदस्य मान के चलो तो 50 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा देने की स्कीम है। और ये जो 50 करोड़ लोग हैं यानी 10 करोड़ परिवार हैं, एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, तो इतनी बड़ी स्कीम है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड की बिगेस्ट स्कीम है ये। और मैं आपको बता दूं, जो ये हेल्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ है जो तीसरा लक्ष्य है पूरे वर्ल्ड का, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये 3rd नंबर पे, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी क्या हुआ है, एनएचए टू इंटीग्रेट डाटाबेस ऑफ वेलफेयर स्कीम टू बूस्ट पीएम जेएवाई कवरेज, तो इसने ये डाटा उठाने की कहा है कि प्रधानमंत्री जन आयोग आरोग्य योजना के तहत कहाँ से, एक तो जो जाति के सामाजिक आर्थिक आंकड़े थे, ताकि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हीं को फायदा मिल सके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें कि 5 लाख रुपए मिलेंगे जरूरतमंद परिवार को, और 10 करोड़ परिवारों को ये फायदा मिलेगा। और साथ में जो राष्ट्रीय खाद्य प्रोग्राम है उसका आंकड़ा भी उठाया जाएगा। सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन इतनी जल्दी पूछे जाते हैं ना, क्लैरिकल से लेकर यूपीएससी में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वुमेन एम्पावरमेंट से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान चेंज कर दिया गया और सविता पुनिया को बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस रेटिंग एजेंसी है जो कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट देती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, मूडीज कहाँ की रेटिंग एजेंसी है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की। और इसने भारत की वृद्धि दर आने वाली साल 2022 जो अभी चल रही है, यानी 2022-23 के लिए जो अभी चल रही है, जो अभी आएगी, तो 9.5%, यानी भारत की ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी 2022-23 में, ये कहा है यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने। भारत की ग्रोथ रेट इस साल रहेगी कितनी, 9.5%। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी पूछे जाते हैं, यकीन मानो, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जैव एशिया सम्मेलन हैदराबाद में होगा, ये भी आपने जगह याद रखनी है, यानी पूरे एशिया को लीड करेगा जीव जंतुओं को बचाने में, हैदराबाद में कौन लीड करेगा, इंडिया करेगा। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं करेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आर रामा राव करेंगे। और इसमें बिल गेट्स जैसी विश्व की बहुत ही महान अमीर हस्ती, 50 सुप्रसिद्ध हस्ती भाग लेंगी, जो कि जैव पर्यावरण के लिए बढ़िया काम करना चाहती हैं या फिर बढ़िया कदम उठाना चाहती हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक जो कि इंडिया गेट के पास है, उसकी तीसरा स्थापना दिवस है, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय समर स्मारक उसका कौन सा स्थापना दिवस है, तो तीसरा है, और कब है, 26 फरवरी को है, तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया गेट के पास है, आप इसको देख के भी आ सकते हो। 2023 को मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यकीन मानो
ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो ये मतलब फूड से जुड़े हुए हैं, जो कि विश्व की जो भूख की मतलब प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए। दूसरी बात, इनका पूरे वर्ल्ड लेवल पर महत्व है। तीसरी बात ये है कि इनसे है ना भूमि में सुधार होते हैं। तो इनके फायदे को देखते हुए इन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 2023 का वर्ष डायरेक्ट पूछ लेंगे किससे जुड़ा हुआ है, मोटे अनाज से, तिलहन से, दालों से, या फिर हॉर्टिकल्चर से। तो याद रखना 2023 को मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया में भूकंप आया 6.2 का, जिससे कि कई घर गिर गए हैं और 10 लोग मारे जा चुके हैं, और घायलों का तो अभी पता ही नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने रक्षा बजट में ये कहा है कि इसका कुल 70% मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत खर्च करेगा। यानी जो इंडिया है वो अपने देश में ही हथियार बनाएगा, और टोटल रक्षा बजट 2022 का जो है उसका 70% आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद के देश में हथियार बनाने पर लगाएगा। ये एक अच्छी पहल है, यानी हम खुद हथियार बनाएंगे तो बहुत सस्ते पड़ेंगे, बाहर से खरीदते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 70% मेक इन इंडिया के तहत रक्षा बजट में भारत खुद के हथियार बनाएगा। और ये जो बोल रहा है फुल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक आधा टाइपिंग गलत हो जाती है, ठीक कर लेना। ये कॉल टू एक्शन के तहत संबोधित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को लेकर सरकार ने नीति बनाई, डायरेक्ट पूछ लेंगे क्वेश्चन, किसको लेकर हरित नीति बनाई है अभी सरकार ने? तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को लेकर सरकार ने अभी नीति बनाई है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाएगा, और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक जीरो कार्बन नीति को लागू करना है, यानी देश में प्रदूषण 0% होना चाहिए। ये कब तक होना चाहिए? 2070 तक। और ये लक्ष्य रखा गया COP26 जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, इंग्लैंड में। ये भी याद रखना, 2021 में, अभी बीते साल ही। ये देखिए, ऐसे हम पृथ्वी का पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। मिलान युद्ध अभ्यास है, इस पे पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और घुमा फिरा के आगे भी पूछेंगे। मिलान युद्ध अभ्यास होता है, ये भारत, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और कई देशों के मध्य होता है। इसकी खास बात यह है कि ये जो मिलान युद्धाभ्यास है ना, ये पूछ लें कहाँ पर होता है, कई, जो कि भारत समेत कई देशों का साझा युद्धाभ्यास है। तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होता है, और हर साल ये यहीं पर होता है, मैं बता दूं आपको। और पहले यह पोर्ट ब्लेयर में होता था, लेकिन अभी 6-7 साल से यह विशाखापट्टनम में हो रहा है। याद रखना, मिलान युद्धाभ्यास भारत और कई देशों का साझा युद्धाभ्यास है, और यह 1995 से लगातार हो रहा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम है, यानी जो पैसे हवाला के जरिए आते हैं, उसमें जो एक्ट है, इस एक्ट में बदलाव किया जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकवादियों को हेल्प की जाती है, और ये आर्थिक गतिविधियों को गलत रूप में ले जाता है। और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आतंकवादियों को हेल्प की जाती है बाहरी आतंकवादियों के द्वारा, तो ये हमारे देश के लिए खतरा है, और इस एक्ट में सुधार किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये था 25 और 26 फरवरी 2022 का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।